हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ इसमें बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम का सेमेस्टर सेकंड पॉलिटिकल साइंस, जिसका बुक का नाम है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि भारत की विदेश नीति। यूनिट 2 का लेसन नंबर 2 होने वाला है, जिसका नाम है भारत और चीन। ठीक है, फुल बेस्ड होने वाला है एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट्स ड्यू सोल एनसी वेब के, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी चैप्टर थे, सारे चैप्टर्स हमने क्लियर कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पीछे की वीडियोस नहीं देखी है, पिछली वीडियोस नहीं देखी है, पिछली एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है भारत और चीन। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम परिचय से, यानी कि भारत और चीन के संबंध कैसे कैसे रहे, उसके बारे में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने जो चैप्टर 1 था उसमें डिस्कस किया था भारत और अमेरिका के बारे में, उसी तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भारत और चीन के संबंध के बारे में। क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारा परिचय। भारत और चीन दोनों ही समाज मात्र नहीं है। जो भारत और जो चीन है, दोनों ही समाज मात्र नहीं है, वह एक प्राचीन सभ्यता, ये एक समाज नहीं है, ये क्या है, दोनों ही बहुत बड़ी प्राचीन सभ्यता है। यहाँ पे क्या, बहुत बड़ी आबादी वाला देश जो है विकसित है। क्लियर है? हम सटीक रूप से यह नहीं कह सकते कि दोनों ने कब एक दूसरे से सांस्कृतिक आदान प्रदान करना शुरू किया। हम ये सटीक रूप से बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इन दोनों देशों ने कब अपना जो था आदान, अपनी संस्कृति को यानी अपनी कल्चर को आदान प्रदान करना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारा जो चीन है, चीन जाने के लिए पहले परमिट नहीं लगता था। और उस टाइम से कब, मतलब कि एक सटीक जो है, सटीक हम डेट नहीं बता सकते कि उसने कब अपनी जो है कल्चर को आदान प्रदान करना शुरू किया, परंतु हम जो जानते हैं वह यह है कि इनका प्रस्ताव परस्पर विकास और संबंध समांतर रूप से हुआ है। हम ये जानते हैं कि इनका जो विकास और जो संबंध है वो परस्पर रूप से हुआ है, यानी समांतर रूप से हुआ है। बौद्ध धर्म के प्रसार से पूर्व भी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में सांगझोऊ सभ्यता तथा प्राचीन वैदिक सभ्यता में भाषाई आदान प्रदान के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि सांगझोऊ एक सभ्यता थी, यहाँ पे ये प्राचीन वैदिक सभ्यता थी। ठीक है, इसमें भाषाई आदान, भाषा का आदान प्रदान के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत चीन इतिहास और पृष्ठभूमि, यानी भारत और चीन की इतिहास और इसके पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ने वाले हैं। आजादी के पूर्व भी भारत और चीन में औपनिवेशिक काल में कई संवाद देखने को मिलते हैं। यानी औपनिवेशिक काल में ही क्या है, जब भारत जो हमारा आजाद हुआ था ना, आजादी के पूर्व यानी आजादी के पहले से ही भारत और चीन के औपनिवेशिक काल में क्या है, हमें कई तरह के संवाद देखने को मिलते हैं भारत और चीन के बीच में, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा का वर्णन बहुत ही प्रमुख हुआ है। जिसमें क्या है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो यात्रा किया गया था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। इसके अलावा चीन जापान युद्ध के दौरान भारतीय मेडिकल मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। यानी कि जब चीन और जापान का जो युद्ध हुआ था, उस टाइम पे भारत ने क्या किया था, भारतीय जो मेडिकल मिशन था उसने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था, चीन का। आजादी के बाद 1950 के दशक में भी भारत चीन सहयोग के आधार पर एक मजबूत एशिया एकता का प्रयास किया गया था। यानी कि 1950 आजादी के बाद 1950 के दशक में क्या हुआ था, जो भारत और चीन था, इनके सहयोग आधार को मजबूत करने के लिए क्या किया था, एशिया समझौता किया गया था, एशिया संगठन बनाया गया था, एकता का प्रयास किया गया था। ठीक है, आज भारत और चीन जो कि विश्व की जनसंख्या के 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत और चीन ही एकमात्र ऐसा पूरे एशिया महाद्वीप में क्या है, भारत और चीन ही एकमात्र ऐसे दो देश हैं जो कि इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद है कि तुलना करने का एक चलन सा बन गया, यानी कि इन दोनों की तुलना, जो जनसंख्या के बेस पे इनकी तुलना करना एक चलन सा बन गया है। इन दोनों एशियाई महाशक्तियों के बीच अनसुलझा सीमा विवाद परस्पर शत्रुता का मूल है। यानी कि इन दोनों, यानी चीन और भारत के बीच में क्या है, सीमा को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद रहता है इन दोनों महाशक्तियों के बीच में। दोनों ही देश एक दूसरे के रणनीतिक
प्रतिद्वंदी भी हैं। दोनों देश जो है एक दूसरे के रणनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं, क्योंकि राजनीतिक सोच के टकराव और राजनीतिक उद्देश्यों के चलते दोनों ही एक दूसरे पर संदेह करते हैं। दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं? संदेह करते हैं या शंका भरी निगाहों से देखते हैं। भारत व चीन एक लंबी अवधि से एक दूसरे को सामरिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक दृष्टि से पीछे करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न करते आ रहे हैं। यानी कि दोनों भारत और चीन जो है, ये दोनों ही बहुत लंबी अवधि से, बहुत ही लंबे टाइम से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को सामरिक, आर्थिक, यानी जो उनका जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक रूप में दोनों आर्थिक और कूटनीतिक दृष्टि से पीछे छोड़ने में लगे हुए हैं। दोनों ही देश कंपटीशन में लगे हुए हैं। एशिया में अपने वर्चस्व को लेकर उलझ रहे हैं। एशिया के महाद्वीप में क्या अपने वर्चस्व को लेकर के उलझ रहे हैं या उभर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उभर रहे हैं आएगा, यहाँ पे उलझ नहीं आएगा, यहाँ पे उभर आएगा। क्लियर है? ठीक है। 1940 के दशक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन की मुक्ति और भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद दोनों राज्यों ने मजबूत एशियाई सहयोग के लिए समझौता किया था। क्या किया था? एक उत्सव बनाए जिसे एशियाई संबंध समझौता में अपनी अभिव्यक्ति मिली। जिसको क्या है? एशियाई जो संबंध समझौता सम्मेलन था, उसमें क्या है? इसको अपनी अभिव्यक्ति मिली, इसको एक अपना स्थान मिल गया था। क्लियर है? जिसे बाद में बांडुक, यानी कि 1955 में जो बांडुक सम्मेलन क्या है, जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन के नाम से जाना गया था। ठीक है, एफ्रो एशियाई एकजुटता के रूप में अधिक स्पष्ट प्रतिक्रिया के साथ शुरू किया गया था। प्रारंभिक शीत युद्ध की अवधि में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशिया के दो सबसे बड़े राज्यों के बीच साम्राज्यवाद विरोधी दोस्ती को आपसी संबंध के लिए एक अनिवार्य जरूरत माना। यानी कि प्रारंभिक शीत युद्ध, जब प्रारंभ हुआ था शीत युद्ध का, तो उसी टाइम पे स्वतंत्र भारत के जो प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने क्या कहा था? एशिया के दो सबसे बड़े जो राज्य थे, ठीक है, उनके बीच में साम्राज्यवाद जो विरोधी दोस्ती को क्या कहता है? आपसी संबंधों के, उसमें इन्होंने अनिवार्य जरूरत माना था कि हमें, हमारे बीच में जरूर क्या है? आपसी मित्रता होनी जरूरी है, तभी हम क्या है? स्वतंत्र रह पाएंगे, अन्यथा नहीं रह पाएंगे। नेहरू का विश्वास था कि एशियाई एकजुटता के उनके दृष्टिकोण के लिए चीन के साथ एकजुटता आवश्यक है। नेहरू जी का यह मानना था कि जो एफ्रो एशियाई जो एकजुटता जो सम्मेलन था या फिर संबंध था, इसके दृष्टि से मानते थे कि हम दोनों चीन के साथ में क्या है? हमारे एकजुट रहना आवश्यक है। लेकिन देखो क्या हुआ बात, देखो 1944 में दोनों दक्षिण के देशों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी कि 1954 में भारत और चीन दोनों ने क्या किया? पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उनके द्विपक्षीय से संबंधों के आधार के रूप में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को रेखांकित किया गया है कि तुम भी खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो, कोई भी एक दूसरे के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसी में क्या था? हमारा जो था पंचशील का समझौता किया गया था। कब? 1954 में, यानी कि 1954 में। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, द्विपक्षीय संबंधों की प्रासंगिकता। ठीक है, द्विपक्षीय संबंधों की प्रासंगिकता। भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में हम एक सीमितता देखने को मिलती है, एक सीमितपन देखने को मिलता है कि एक मतलब क्या है ना, सीमित, यानी सीमित कर दिया गया कि इतना ही रहना है। ठीक है, जो कि दोनों को अधिक परस्पर सहयोग करने से रोकता है, अधिक मिलाव से रोकता है। दोनों देश एक दूसरे के प्रति एक शंका का भाव रखते हैं। दोनों देश, भारत और चीन दोनों ही क्या करते हैं? एक शंका का भाव रखते हैं। यह भाव उनकी अधिक शक्ति की इच्छा से आता है। यह भाव उनकी कौन सी इच्छा से आता है? एक घमंड की इच्छा से कह सकते हो, एक शक्ति की इच्छा से कह सकते हैं। ठीक है, शक्ति कैसे कि हर अपना जो भारत है, भारत अपने आप को महत्वपूर्ण महाशक्तिशाली मान रहा है और चीन अपने आप को महाशक्ति मान रहा है, जो हमारा पंचशील समझौता होने के बावजूद भी। देखो, भारत चीन दोनों ही वैश्विक आर्थिक प्रणाली में प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं। जो भारत और चीन दोनों ही जो है विश्व स्तर पर आर्थिक प्रणाली में प्रमुख जो है आर्थिक शक्तियां हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उदारवादी विचारधारा का तर्क है कि जो उदारवादी विचारधारा है उनका तर्क है कि आर्थिक संबंधों का महत्व दोनों देशों के बीच बेहतर और सहज संबंध को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आर्थिक संबंध, यानी उनके बीच में अगर व्यापार का संबंध किया जाए, आर्थिक संबंध बनाया जाए, तो दोनों देशों के महत्व को बेहतर किया जा सकता है, सहज किया जा सकता है। इतना क्लियर है? ठीक है, भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध महत्वपूर्ण और जटिल हैं। यानी कि भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध ये महत्वपूर्ण है और जटिल भी है, जिसका प्रभाव दोनों देशों के अलावा वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जिसका प्रभाव क्या है? वैश्विक यानी विश्व स्तर पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हमारा आता है
आर्थिक संबंध, यानी कि भारत और चीन के बीच में हमारे आर्थिक संबंध कैसे हैं। दोनों देश के बीच व्यापार और निवेश का बड़ा आदान प्रदान होता है। दोनों देशों के बीच में क्या है, व्यापार का बड़ा ही आदान प्रदान होता है। आपने बहुत सारी चीज देखी कि मेड इन इंडिया होती है, कई सारे, मतलब अभी हम जितने फोन यूज कर रहे हैं ना, इसमें से 90% फोन जो है वो मेड इन चाइना है। इतना क्लियर है, ठीक है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जो चीन है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर करती है। यानी कि इंडिया की चीजें कहाँ यूज की जाती हैं चीन में, और चीन की चीजें कहाँ यूज कर दी जा रही है इंडिया में। दोनों ही देश क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को व्यापार में साझा कर रहे हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। सुरक्षा और सीमा विवाद, अब हमारा था सुरक्षा और सीमा विवाद किस तरीके से है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है। भारत और चीन के बीच में क्या है, सीमा विवाद जो है एक प्रमुख मुद्दा है। बहुत पहले से ये मुद्दा चलता हुआ आ रहा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्रों में तनाव शामिल है। जिसमें क्या है, लद्दाख के क्षेत्रों में तनाव शामिल है। जब देखो भारत कब आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था, और चीन कब आजाद हुआ था, 1949 में आजाद हुआ था। जो हमारा ये है, जो सीमा विवाद का जो मुद्दा है, ये इससे पहले से, यानी ये आजादी से पहले से ही ये मुद्दा चलता हुआ आ रहा है, सीमा विवाद का, ठीक है। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच की कूटनीतिक वार्ता और सैन्य गतिशील अत्यधिक प्रासंगिक है, ठीक है। यानी दोनों देशों के बीच में जो कूटनीतिक वार्ता है, यानी कूटनीतिक रूप से जो वार्ता यानी बातचीत होती है, उसमें सैन्य गतिशीलता जो है अत्यधिक प्रासंगिक है, यानी जरूरी है। क्षेत्र और वैश्विक राजनीति, यानी क्षेत्र यानी क्षेत्रों को कैसे, और वैश्विक यानी विश्व स्तर पर राजनीति कैसे की जा रही है भारत और चीन के द्वारा। भारत और चीन दोनों एशिया के प्रमुख शक्ति केंद्र है। यानी एशिया के प्रमुख शक्ति केंद्र कौन, भारत और चीन, और एशियाई और वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और एशियाई और जो वैश्विक राजनीति है, इसमें क्या है, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों देशों के संबंध ब्रिक्स संघाई सहयोग संगठन, यानी देखो ब्रिक्स है एक, ठीक है, और क्या है, संघाई सहयोग संगठन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, भूमिका निभा रही हैं, ठीक है। अब आता है विकास और सहयोग, यानी अपना विकास कैसे कर रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग कैसे कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना भी द्विपक्षीय संबंधों पर एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी दोनों देश विज्ञान प्रौद्योगिकी में, स्वास्थ्य सेवा में, पर्यावरण संरक्षण में, इन सभी में क्या कर रहे हैं, अपनी जो है द्विपक्षीय संभावनाएं को संबंधों को क्या करने बढ़ा रहे हैं। महत्वपूर्ण है इन दोनों देशों के बीच में, इनके जो है संबंध सही होने जरूरी है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या और सांस्कृतिक आदान प्रदान। नहीं, जनसंख्या यानी कि जनसंख्या को कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, और सांस्कृतिक यानी कि अपने कल्चर को कैसे एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। आज जो हम चाउमीन, मोमोज, बर्गर खाते हैं, क्या हमारे इंडियन खाना है? नहीं, ये क्या है, सब चाइनीज खाने हैं, ठीक है। तो क्या वहां की कल्चर को हम यहाँ पे अपना रहे हैं। दोनों देश की विशाल जनसंख्या और सांस्कृतिक विविधता का आपसी संबंध पर गहरा प्रभाव है। यानी कि दोनों देशों की जो विशाल जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या जो है, इसका क्या है, सांस्कृतिक विविधता पर एक आपसी संबंध पर गहरा प्रभाव डालता है, पड़ता है, जिसमें शिक्षा, पर्यटन कौन होते हैं, जो घूमने के लिए बाहर से आते हैं, ठीक है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यानी कि शिक्षा से भी हम क्या कर रहे हैं, हम उसके बारे में जान रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जान रहे हैं। और पर्यटक यानी होता है घूमने जाना, ठीक है, जो घूमते हैं लोग, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के आगे कल्चर को देखते हैं, यहाँ के लोग वहां जाके कल्चर को देखते हैं और उसको हम लोग अपनाते हैं। भारत और चीन के बीच संबंध की प्रासंगिकता इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से स्पष्ट होती है और यह संबंध आने वाले समय में महत्वपूर्ण बन रहे हैं। आने वाले समय में क्या है, महत्वपूर्ण संबंध बन रही हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, जितने टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से क्लियर हो गएंगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है भारत और चीन 1962 सीमा युद्ध, यानी 1962 में जो सीमा विवाद हुआ था भारत और चीन के बीच में, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो ये जो युद्ध हुआ था, ये जो सीमा विवाद को लेकर के जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में क्या था कि पंचशील समझौता होने के बावजूद भी चीन ने क्या किया था, आक्रमण किया था। उसको हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। दोनों के बीच सीमा विवाद के कारण 1962 का युद्ध हुआ। इन दोनों देशों के बीच में क्या था, सीमा विवाद को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये 1962 में क्या हुआ, युद्ध छिड़ गया और दोनों के बीच विपक्ष संबंध में एक लंबा विराम लग गया। दोनों के बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा लंबा विराम चिन्ह लग चुका था, यानी ठहर चुका था। दोनों की अर्थव्यवस्था क्या थी, रुक चुकी थी, व्यापार जो था वो बंद हो चुका था, ठीक है। तभी क्या क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, चीन जाने के लिए भी परमिट का यूज कर दिया, यानी पासपोर्ट वगैरह का इन्होंने उसमें यूज करना शुरू कर दिया। 1954 में चीन ने भारत के अक्साई चीन के मध्य में
यांग को तिब्बत से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण किया। यानी कि झिंजियांग एक जगह का नाम था, ठीक है। झिंजियांग को तिब्बत से, यानी तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत और यहाँ पे झिंजियांग है, ठीक है, इसके बीच को जोड़ने वाली को एक क्या किया इन्होंने, एक रोड का, इस सड़क का निर्माण किया, ठीक है। इस बारे में भारत को कब पता चला? 1959 में, यानी 1959 में उसको जाकर के इस बारे में पता चला कि चीन ने ऐसा किया है। दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। जब बाद में उसे पता चला तो दोनों देशों के बीच में क्या हुआ, तनाव बढ़ गया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हमारा था युद्ध ने भारत चीन संबंध पर भी लंबे समय तक प्रभाव डाला। युद्ध ने क्या किया, भारत चीन के संबंधों पर बहुत लंबे समय के लिए प्रभाव डाला। इसने एशियाई एकजुटता के नेहरूवादी दृष्टिकोण को ध्वस्त कर दिया। यानी नेहरूवादी दृष्टिकोण था, जो एशियाई, जो हमारा जो एफ्रो एशियाई जो एकजुटता किया गया था, उसको क्या कर दिया नेहरू जी का जो था कि हम एक दूसरे पर, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को जीने देंगे और जिएंगे एक दूसरे के अंदर। जो पंचशील का एक तरह से समझौता कहते थे, सेम उसी की तरह ये भी किया गया था, ठीक है। तो नेहरूवादी दृष्टिकोण था, इसको क्या करते, ध्वस्त कर दिया, खत्म, चूर चूर कर दिया गया था। चीन के प्रति नेहरू की नीति पर भारतीय राजनीतिक अभिजात वर्ग को तेजी से विभाजित किया गया। यानी कि चीन के प्रति जो नेहरू की जो नीति था, उस पर क्या गया, भारतीय जो राजनीति थी उसमें बहुत ज्यादा इनको ट्रोल किया गया। यानी कि जो नेहरू जी थे ना, इनका ये मानना था कि चीन जो हमारा दोस्त बन चुका है, ये हम पे आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन जब आक्रमण किया तो बहुत से जितने भी अभिजात वर्ग के लोग थे राजनीति में, उन्होंने क्या किया, इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि तुमने कहा था ऐसा नहीं करेगा, इसने तो ऐसा ही किया है। क्लियर है, ठीक है। नेहरू को यह भ्रम था कि चीन भारत पर कभी हमला नहीं करेगा। नेहरू जी को यह भ्रम था कि जो चीन है वो कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा। नेहरू को लगा कि बातचीत से सीमा विवाद सुलझ जाएगा। यानी कि नेहरू जी जो, उनको यह लग रहा था कि बातचीत से क्या होगा, सीमा विवाद जो है वो सुलझ जाएगा। इसलिए वे चीन की हरकतों को नजरअंदाज कर रहे थे। इसलिए वो क्या कर रहे थे, चीन की जो हरकतें थी उनको नजरअंदाज कर रहे थे। और भारत ने युद्ध की तैयारी भी नहीं की थी। और भारत ने क्या कहता है, युद्ध की तैयारी भी नहीं की थी। उसको पता ही नहीं था कि युद्ध होने वाला है, तो युद्ध की तैयारी करता कैसे, ठीक है। लोग जवाहरलाल नेहरू को युद्ध में हार का कारण बताते हैं। यानी कि युद्ध में जो हारे थे इसका कारण किसको बताते हैं, लोग जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारा आता है भारत पर आक्रमण कर चीन ने भारतीय राजनीतिक नेताओं का भ्रम तोड़ दिया। जो भारत पर जो आक्रमण किया चीन ने, तो भारतीय जो राजनीति के नेता थे उनका भ्रम टूट गया, यानी कि तोड़ दिया कि चीन भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। चीन जो है भारत पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। 1962 युद्ध के बाद भारत ने चीन के प्रति अपनी नीति बदली। जो भारत था, जब 1962 का युद्ध हो गया तब भारत ने क्या किया, अपनी नीति को बदल दिया चीन के प्रति। क्लियर है। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और 1962 में चीन ने क्या किया, भारत पर हमला किया। तो यह केवल हिमालय के किसी क्षेत्र पर नियंत्रण या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बदलने के लिए नहीं था, बल्कि यह सभ्यता की जंग थी। बल्कि क्या थी, यह सभ्यता की जंग थी। चीन के सैनिकों ने घात लगाकर 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के कुलुंगला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया था। यानी कि असम राइफल की जो पार्टी थी उस पर हमला कर दिया था। चीन के इस हमले में भारतीय सेना के 4 सैनिक शहीद हो गए। जब चीन ने जो हमला किया था पेट्रोलिंग पार्टी पर, तो इसमें क्या हुआ, भारत के जो 3 जो हमारे सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। चीन की इस हरकत के 45 वर्ष बाद एक बार फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय और चीन सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। यानी कि 45 वर्ष बाद फिर से क्या हुआ, ये खूनी संघर्ष हुआ। एक्चुअल कंट्रोल भारतीय पर चीनी सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, भारत और चीनी सैनिकों के बीच में। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण देख लेते हैं। सीमा विवाद, सबसे पहले क्या था, सीमा विवाद। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर स्पष्ट समझौता नहीं था। दोनों देशों के बीच में क्या था, सीमा को लेकर कोई भी स्पष्ट समझौता नहीं किया था। चीन मैकमोहन लाइन को मान्यता नहीं देता। जो मैकमोहन यानी कि एक जो राष्ट्र देश को अलग करने के लिए जो लाइन खींची जाती है उस लाइन को मान्यता नहीं देता था। कौन, चीन, जिसे ब्रिटिश इंडिया ने निर्धारित किया था। जिसे किसने निर्धारित किया था, ब्रिटिश इंडिया ने निर्धारित
किया था। यानी कि जब हमारा देश मतलब देश को बंटवारा किया गया था उस टाइम पे देखो भारत पाकिस्तान में जब बंटवारा होता तो 14 अगस्त को हुआ था, रातों रात हुआ था। तो किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया था। उसी तरीके से ये जो हमारा देश का बंटवारा होता है तो ये एक ब्रिटिश इंडिया के द्वारा एक संस्था है, ठीक है, उसके द्वारा क्या गया था। तो उस मैकमोहन लाइन को मान्यता नहीं देता, एक मैकमोहन लाइन थी जिसको मान्यता कौन नहीं देता था? चीन नहीं देता था। फिर उसके बाद आया तिब्बत। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया। चीन जो था वो तिब्बत पर कब्जा कर चुका था 1950 में, जिससे भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ गया। जिसके कारण क्या हुआ? भारत और चीन के बीच में तनाव जो था बढ़ गया। उसके बाद हमारा आता है पंचशील समझौता है, ठीक है, एक कारण पंचशील समझौता है 1954 में हस्ताक्षरित। इस समझौते का उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। जो पंचशील समझौता था इसमें क्या था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी खुद तुम भी आगे बढ़ो और मुझे भी बढ़ने दो, तुम भी जियो और मुझे भी जीने दो। लेकिन क्या हुआ? लेकिन दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोनों देशों के बीच में क्या था? अविश्वास बढ़ रहा था या बढ़ गया था। अब आता है युद्ध के परिणाम, यानी कि 1962 का जो युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या आया? भारत को भारी नुकसान हुआ। जो भारत था उसको भारी मात्रा में नुकसान हुआ, उसे पीछे हटना पड़ा। भारत को क्या हुआ? पीछे हटना पड़ा। चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की और युद्ध विराम रेखा के पीछे हट गया। जो चीन था उसने क्या किया? अपनी युद्ध विराम की जो थी घोषणा की और युद्ध विराम रेखा के पीछे हट गया। नहीं, एक रेखा बनाई जाती कि अगर देखिए होता है ना, अगर पीछे हटना है, तुम इस लाइन से पीछे चले जाओगे तो हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो वैसे उन्होंने क्या किया? युद्ध विराम रेखा के पीछे चले गए। कौन? चीन। भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सैन्य बल में सुधार किया। जो भारत था उसने क्या किया? अपनी जो सैन्य बल थी, यानी अपनी को सैन्य सुरक्षा मजबूत करने, सैन्य मजबूती बढ़ा दी। जून 1999 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन दौरा किया। यानी कि 1999 में 1999 में तत्कालीन जो हमारे विदेश मंत्री थे जसवंत सिंह, उन्होंने क्या किया? चीन का दौरा किया या फिर चीन की यात्रा की। इस दौरे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी ना देने के वचन को दोहराया। दोनों देशों क्या हम एक दूसरे को धमकी नहीं देंगे, ठीक है, ना धमकी देने की बात कही गई, ठीक है। मई जून 2010 में, यानी मई जून 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर नारायण की यात्रा से दोनों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की वापसी हुई। दोबारा से जब हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायण जो थे राष्ट्रपति के आर नारायण की यात्रा के दौरान क्या हुआ? दोनों देशों के बीच में उच्च मात्रा में वापस से जो था आदान प्रदान स्टार्ट हो गया। जनवरी 2002 में चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी भारत आए। झू रोंगजी जो भारत आए कब? 2002 में। इतना क्लियर है, ठीक है। देखो नाम बड़े अजीब अजीब है इनके, कोई नहीं। अब हमारा आता है नेक्स्ट। 1990 और 2000 के दशक में दोनों देशों ने सीमा पर शांति और शांति के प्रावधान पर महत्वपूर्ण समझौते और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। यानी कि 1990 और 2000 के दशक के बीच में क्या किया? दोनों देशों, भारत और चीन ने, दोनों ने शांति समझौते पर और शांति के प्रावधान के लिए बहुत सारे समझौते किए और कई सारे प्रोटोकॉल पर इन्होंने हस्ताक्षर भी किए। पिछले कुछ वर्षों में यह द्विपक्षीय द्विपक्षीय संबंध में नए विश्वास और सहयोग पैदा करने में सफल रहे। यानी कुछ हाल के कुछ वर्षों में क्या हुआ? ये क्या कर पाया? एक दूसरे के मन में अपने सहयोग, विश्वास और सहयोग को पैदा करने में सफल रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आता है तिब्बत का मुद्दा। क्या आता है? तिब्बत का मुद्दा। तिब्बत विवाद भी दोनों देशों के बड़े विवाद का कारण है। तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल से भरा है। कभी वह एक स्वतंत्र इलाके के तौर पर रहे तो कभी मंगोलियों और चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की। ये तिब्बत था, तिब्बत विवाद भी दोनों देशों के बीच में एक बड़ा विवाद का कारण रहा है, ठीक है। तिब्बत का जो इतिहास है बेहद ही मतलब उथल पुथल सा रहा है, ठीक है। कई बार ये क्या हुआ? कई बार स्वतंत्र इलाके के रूप में रहा और कई तौर पर क्या हुआ? मंगोलियों और चीनी के जो ताकतवर जो राजवंश थे, ठीक है, रजवाड़े वगैरह होते थे, इनकी हुकूमत इस पर चली थी, ठीक है। साल 1950 ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिया था। यानी साल 1950 में चीन ने क्या किया? इस इलाके पर, तिब्बत पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में अपने सैनिक को भेज दिया। तिब्बत के कुछ इलाकों में
स्वतंत्रशाली क्षेत्र में बदल दिया गया था, यानी मतलब खूना खून कर दिया गया था, यानी एक होता है ना शमशान वाली जगह, वैसा कर दिया गया था। ठीक है, और बाकी इलाकों को इससे लगने वाली चीनी प्रांत में मिला दिया गया, यानी इस चीनी प्रांत इससे जितने बाकी इलाके थे, चीन की सीमा को छूते थे, उनको क्या कर दिया उसने, चीन में शामिल कर लिया। साल 1959 में चीन के खिलाफ हुआ एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वां दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, यानी कि 1959 में चीन के खिलाफ जब एक नाकाम विद्रोह किया गया था, जिसमें जो दलाई लामा थे, ठीक है, 14वें नंबर पे दलाई लामा थे, उन्होंने क्या किया, तिब्बत छोड़कर भारत में शरण ली, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया, जहां उन्होंने क्या किया, निर्वाचित या फिर निर्वासित, जो यहाँ पे निर्वाचित आएगा, ठीक है, जहां पे उन्होंने निर्वाचित सरकार का गठन किया था। ठीक है, चीन ने तिब्बत की सांस्कृतिक धरोहर को ना सिर्फ नष्ट किया बल्कि शक्ति और ताकत के बल पर तिब्बत पर अपना नियंत्रण भी कर लिया था। जो चीन था इसने तिब्बत की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट ही नहीं किया बल्कि क्या क्या अपनी ताकत के शक्ति और ताकत के बल पर क्या क्या तिब्बत पर अपना नियंत्रण भी कर लिया था। यह तिब्बत के प्रति चीन की आक्रामक नीति का परिणाम है। यह तिब्बत के प्रति क्या, चीन की आक्रामक नीति का परिणाम है, जिसकी भारत और विश्व के कई देशों ने आलोचना भी की थी। जिसकी क्या है, भारत और विश्व के कई देशों ने इसकी क्या की, आलोचना की थी। भारत ने 1950 के दशक में तिब्बती मुद्दे पर चीन को रणनीतिक रियायतें दी, यानी कि रणनीतिक रूप से उसको रियायत दी गई। दोनों के बीच संबंध अभी भी तिब्बत मुद्दे पर उलझे हुए थे। भारत और चीन के बीच में क्या है, तिब्बत को लेकर के अभी भी जो थे संबंध थे वो उलझे हुए थे। तिब्बती विद्रोह ने अक्सर चीनी सत्ता को कमजोर कर दिया था। ये तिब्बत का जो विद्रोह था इसने अक्सर क्या किया था, चीनी सत्ता को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया था। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। जो चीन और तिब्बत की जो कानूनी स्थिति, जो विवाद है, वो तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है। जो चीन का ये कहना है कि जो तिब्बत है वो 13वीं शताब्दी से क्या है, चीन का हिस्सा रहा है। लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था, कई शताब्दियों तक स्वतंत्र राज्य था और चीन का उस पर निरंतर अधिकार नहीं है। चीन का उस पर कोई भी निरंतर आधार नहीं है। जैसे चीन कहता है कि ये पहले हमारे अंडर में था, लेकिन तिब्बती जो लोग हैं, तिब्बती सरकार जो राजनेता है, उनका ये कहना है कि जो हमारा देश था, एक कई शताब्दियों से स्वतंत्र राज्य था और चीन उस पर निरंतर अधिकार नहीं था। चीन का उस पर कोई भी निरंतर यानी चालू रूप से कोई भी अधिकार नहीं था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक गलवान बॉर्डर विवाद। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक है, बॉर्डर विवाद यानी गलवान को लेकर के क्या बॉर्डर विवाद रहे हैं। ठीक है, अब हमारा आता है गलवान सीमा विवाद 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में गलवान घाटी में हुआ एक सैन्य संघर्ष था। यानी कि 2020 में किसके बीच होता है, चीन और भारत के बीच में यह हुआ था। कहां पर होता है, लद्दाख क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, यह विवाद मई 2020 में शुरू हुआ। यह जो विवाद था कब शुरू हुआ था, मई 2020 में, जब चीन ने अपने सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तैनात किया। जब उसने क्या किया, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास में तैनात कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप में दोनों देशों के बीच कई बार संघर्ष हुए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन दोनों देशों के बीच में कई बार संघर्ष हुए हैं, जिनमें सबसे गंभीर संघर्ष 15 जून 2020 को हुआ था। जिसमें सबसे गंभीर समस्या के जो संघर्ष था कब हुआ था, 15 जून 2020 को हुआ था। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के सैनिकों की मौत हुई थी। इस संघर्ष में क्या हुआ, दोनों पक्षों की सैनिकों की मौत हुई। इस विवाद ने भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ा दिया और दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं पर सैन्य बलों को मजबूत किया। इस विवाद ने क्या किया, ये जो युद्ध हुआ इसमें जो भारत और चीन के जो संबंध थे उसमें क्या हुआ, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और दोनों देशों ने क्या किया, अपनी अपनी सीमाओं पर जो सैन्य बल था, सुरक्षा बल था, उसको मजबूत कर दिया। इसके बाद कई दौर की बातचीत और वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने कुछ हद तक अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति व्यक्त, यानी कई सारी वार्ताएं की गई, बातचीत की गई थी कि कई सारे समझौते हुए, जिसकी वजह से दोनों देशों ने क्या किया, अपने अपने जो सैनिक जो इन्होंने वहां पे लगाए थे बॉर्डर पे, ठीक है, सुरक्षा बल के लिए, तो उसमें से कुछ सैनिकों को इन्होंने हटाने के लिए क्या क्या सहमति व्यक्त कर दी। लेकिन
तनाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन जो तनाव है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। गलवान विवाद ने भारत और चीन के बीच नई दूरी को जन्म दिया। जो गलवान विवाद हुआ था इसने क्या कर दिया था, इसने क्या किया, भारत और चीन के बीच में एक नई दूरी को जन्म दिया या नए मुद्दे को जन्म दिया। इतना आसान नहीं होगा, साथ ही इसे राजनीतिक जिसे कम करना इतना आसान नहीं होगा। एक लंबी दूरी का क्या किया इसने, बीच नई दूरी को जन्म दिया, ठीक है, जिसे कम करना इतना आसान नहीं होगा। साथ ही इसे राजनीतिक स्तर पर एक गहरी विश्वास को भी बढ़ावा मिलता है। जिससे क्या, राजनीतिक स्तर पर एक गहरी विश्वास को भी बढ़ावा मिलता है, जिसको कम समय में भरना आसान नहीं होगा, जिसे कम समय में भरना आसान नहीं होगा। क्योंकि जितने बार भी ये युद्ध हो रहे हैं, जितने बार आक्रमण हो रहे हैं, क्या कर रहा है, चीन ही कर रहा है, और बार बार क्या कर रहा है भारत, और ये क्या कर रहा है, उस पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और उसके साथ फिर से हम बातचीत कर रहे हैं, अपना व्यापार, अपनी आर्थिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं उसके साथ मिलकर के। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वहां पर युद्ध, हम पे आक्रमण ही कर दे रहे हैं, चीन लगा हुआ है अपने उसमें, ठीक है। उसके बाद जख्म भरना इतना आसान नहीं होगा, जिसको कम करना इतना आसान नहीं होगा। बॉर्डर पर अधिक संख्या में सेना की मौजूदगी भी इस बात का प्रमाण है कि कूटनीतिक चैनल ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। यानी कि जो बॉर्डर पे जो अधिक संख्या में जो सेना है, यहाँ पे सेवा नहीं आएगा, सेना आएगा, सेना की जो मौजूदगी है वो भी इस बात को ये प्रमाण है कि कूटनीतिक जो हमने बातचीत की है, चैनल जो ज्यादा ये क्या है, कारगर या फिर साकार साबित नहीं हो पाएगी, ठीक है। देखो वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबी हो चुकी थी, ठीक है, और हमने पूरी कोशिश की कि एक ही चैप्टर में कंप्लीट हो जाए। तो ये जो चैप्टर था पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से अच्छे और बेहतर तरीके से समझा दूँ। और कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर कर दूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा चैप्टर था भारत और चीन, ये जो हमारा यहीं पे समाप्त हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए, अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और हाँ, अगर आपने जो लेक्चर वीडियो देखा, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज आप लोग जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको कई सारे नोट्स और लिंक्स मिलती रहती हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।